हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ करंट अकाउंट की आज बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। ये जो टॉपिक है ये आपके जो है चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक लिया गया है। कंप्लीट चैप्टर को कवर करने के लिए हमें 3 से 4 जो वीडियोस हैं वो जो है बनानी पड़ेंगी। तो ये सेगमेंट का जो है पहला वीडियो है, जहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशंस और साथ में जो है करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स के बारे में हम जो है कुछ डिस्कशन करेंगे। और जैसे ये 4 वीडियो कंप्लीट होंगी आपका चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को वन बाय वन। तो सबसे पहला जो टॉपिक जो है वो हमारे सामने आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यहाँ पे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात की है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन को रीड करने से पहले एक बार समझ लें कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो सिंपली जो सामने आता है कि जैसे हमारा एक जो कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, दैट इज़ नॉट ए सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री। कि अगर हम ये कहें कि इंडिया जो है अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है तो आंसर आता है नो, हम अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। और कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे देशों पे डिपेंड करते हैं। ख़ास तौर से जैसे अभी हम बात करें टेक्नोलॉजिकल गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स की बात करें या जो डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो हम जो हैं दूसरे देशों पे क्या करते हैं, डिपेंड हैं। तो क्या इसका मतलब सिर्फ इंडिया ही डिपेंड है? तो आंसर आता है नहीं, दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए क्या करते हैं, इंडिया पे डिपेंड है। और इंडिया पे डिपेंड है तो सीधी सी बात है, हम ये कहेंगे कि दुनिया का हर देश किसी न किसी एक दूसरे के ऊपर जो है किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, एक डिपेंडेंसी जो है शो करता है। इसको हम बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंट है दुनिया के सभी देश। और सभी देश अगर इंटरडिपेंडेंट है तो हर देश क्या करेगा, किसी दूसरे देश के साथ कुछ ट्रांजेक्शन्स करेगा। वो जो ट्रांजेक्शन होंगे वो क्या होंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी होंगे। मनी में क्या किए जाएंगे, ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। मनी जो है वो क्या यूज़ की जाएगी, वो आपकी डोमेस्टिक मनी यूज़ नहीं की जा सकती। तो इस मनी में हम क्या करेंगे, या तो फॉरेक्स यूज़ करेंगे या फिर हम क्या यूज़ करेंगे, गोल्ड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें जो हैं क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं। कि भाई अगर आपको यूएसए से कुछ ख़रीदना है तो आपको उनकी जो डोमेस्टिक करेंसी है जो आपके लिए फॉरेक्स उसमें पे करना पड़ेगा, या फिर कोई एक ऐसी करेंसी हमें जो है चूज़ करनी पड़ेगी जो इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेड है फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। या फिर हम किस में पे करेंगे, गोल्ड में ही क्या करेंगे, अगर हमने कुछ परचेज़ किया है तो पे करेंगे। सेम जो है ये दूसरे देशों पे अप्लाई होगा कि अगर वो इंडिया से कुछ परचेज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं गाड़ी परचेज़ कर लिया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, या तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी में पे करना पड़ेगा जो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज है, या फिर वो हमें क्या करेंगे, गोल्ड में पे करेंगे, या फिर वो ऐसी करेंसी में पे करेंगे जो इंटरनेशनली क्या हो सकती है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें समझ में आएगा कि हर देश दूसरे देश पे डिपेंड है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए। तो उन सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का ट्रांजैक्शन होता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, या दुनिया के हर देश को क्या करना पड़ता है, उन सभी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। एक सिस्टमेटिक वे से जो है उस रिकॉर्ड को क्रिएट किया जाता है। और उसका मकसद ये होता है ये जानना कि एक पर्टिकुलर कंट्री पे इन सभी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसलिए जो है ये रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है और कुछ अनुमान लगाए जाते हैं कि इस तरह के जो डाटाज हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ को किस रास्ते पे लेके जाएंगे। और उसके लिए जो है इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ होंगी, जो ट्रेड पॉलिसी हो सकती हैं या रिलेशन से रिलेटेड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में पॉलिसीज़ हो सकती है, उसको कैसे रिफ़ाइन किया जाए, कैसे मॉडिफाई किया जाए। तो वहाँ पे भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या करता है, मदद करता है। तो अब जो है एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ए स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है जी, एक स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट किसकी है, ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब इस जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं उसका आपने इन्फॉर्मेशन जो है, डाटा आपने इकट्ठा किया है, उसी को स्टेटमेंट जो है वही क्या है, बीओपी है। या हम ये कहेंगे इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, या ऐसे अकाउंट जो क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी किए गए हैं।
और मनी में हमने देख लिया या तो फॉरेक्स यूज़ किया गया है या क्या यूज़ किया गया है, गोल्ड यूज़ किया गया है या फिर एक ऐसी कोई करेंसी जो है यूज़ की गई है। जैसे अभी जो है पूरी दुनिया में जो है एक SDR की बात करते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करते हैं। ये वो इंटरनेशनल करेंसी है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हर देश इसको एक्सेप्ट कर लेता है। IMF के थ्रू क्या किया जाता है, इसको इशू किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको इशू करता है। ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, के भी एक देश का पूरी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके साथ कैसे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनका जो सिस्टमेटिक अकाउंट है या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है या स्टेटमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है, ये जो रिकॉर्ड तैयार होता है ये होता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इट इज़ मेंट फॉर 1 ईयर। 1 साल के अंदर हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसको जो है क्या किया जाता है, इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। साल के आखिर में जो है उसको अनुमान लगाया जाता है कि ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। तो वो चीज़ें हम जो है जैसे जैसे चैप्टर हमारा कवर होता जाएगा वहाँ पे हम उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड टर्म, उसको समझते हैं। तो एक चीज़ जो है दिमाग में फिर आप रखें कि जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं दुनिया के साथ फॉरेक्स में, फॉरेन करेंसी में, ठीक है जी, अभी हम फॉरेक्स ही ले लेते हैं, ये गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेक्स में जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, या तो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की होंगी, चाहे हम गुड्स की बात कर लें या सर्विसेज की बात कर लें, या फिर हमने क्या किया होगा, कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट्स किया होगा। तो जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो एक फ़्लो जनरेट होता है, और फ्लो किसका जनरेट होता है, वो फॉरेक्स का होता है कि जो फॉरेक्स है वो मूव करता है बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे मान लेते हैं हमने एक्सपोर्ट किया, एक कार जो है USA को जो हमने क्या कर दी है, सेल कर दी है, तो सीधी सी बात है US वाले हमें क्या करेंगे, कुछ फॉरेक्स जो है ऐसी करेंसी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है या गोल्ड हमें क्या करेंगे, पे करेंगे। तो हमारे देश में क्या आएगा, फॉरेक्स का इनफ्लो आएगा, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनफ्लो जनरेट करते हैं। और जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने USA से कुछ गाड़ी खरीदी हो, मशीनें खरीदी हैं, तो उस कंडीशन पे हमें उनको क्या करना पड़ेगा, फॉरेक्स को जो है पे करना पड़ेगा। तो हमारे देश में जो RBI जो है वो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास स्टॉक में रखता है, कस्टडी में रखता है, वो उसको पे करेगा। तो सीधी सी बात है, एक आउटफ्लो जनरेट होगा। तो हर ट्रांजेक्शन क्या करेगा, या तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो जनरेट करेगा या आउटफ्लो जनरेट करेगा, या तो विदेशों से पैसा हमारे देश में आएगा या पैसा हमारे देश से बाहर जाएगा। हम चाहे पैसे की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, गोल्ड की बात करें, दोनों ही टर्म्स में ये देखना है कि पैसा या गोल्ड के साथ क्या हुआ। अगर वो देश के अंदर आया है किसी ट्रांजेक्शन की वजह से तो हम उसको इनफ्लो बोलेंगे, और जो किसी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर फॉरेक्स या गोल्ड जो है देश से बाहर गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लो बोलेंगे, कि ये जो है आउटफ्लो है हमारे लिए। तो जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो है उसको क्या किया जाता है कि बड़े सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है। और जब भी हम ऐसा यूज़ करते हैं तो कुछ आइटम्स जो हैं वो क्रेडिट आइटम्स माने जाते हैं। क्रेडिट आइटम्स का मतलब है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसने आपके इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो को बढ़ाया है। तो मतलब जो भी आपने, जैसे मान लेते हैं गाड़ी बेची और गाड़ी जो है USA को दी, तो USA ने आपको मान लेते हैं 10,000 जो है वो क्या किए, डॉलर जो है वो पे किए। तो डॉलर 10,000 का क्या है, देश में इनफ्लो आया है, तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। 10,000 जो है डॉलर हमारे देश में आए हैं, क्रेडिट साइड आएगा, और उसको हम किस में शो करेंगे, प्लस साइन से शो करेंगे। जो प्लस साइन से शो करते हैं तो इसका मतलब जो 10,000 डॉलर है वो इनफ्लो है और ये क्रेडिट साइड आएगा। तो और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डेबिट आइटम्स होते हैं या डेबिट एंट्रीज होती हैं, और डेबिट एंट्रीज को कैसे दिखाया जाता है, माइनस साइन के थ्रू दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये आउटफ्लो को शो करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने 10,000 डॉलर का जो है वो USA से मशीन या जो है कुछ और जो है ड्रग्स वगैरह, या फिर आप मेडिसिन के जो है कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं, मेडिसिन इक्विपमेंट यूज़ कर ली हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जो माइनस जो है वो क्या दिखाया जाएगा, आपके साथ दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है, आउटफ्लो आया है, और डॉलर कितना आया है, 10,000 का आया है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, डेबिट एंट्रीज हो जाएंगी। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि क्रेडिट और डेबिट आइटम्स क्या होते हैं इन BOP के अंदर। तो क्रेडिट आइटम्स वो हैं जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया वह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और वहाँ से आपके पास क्या है, कुछ पैसा आया है, रिसिप्ट्स आई हैं,
और वो रिसिप्ट्स क्या हैं, वो या तो डॉलर में है या फॉरेन एक्सचेंज में है। और अगर पेमेंट आपकी बात हुई है, आपने किसी को पे किया है फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एज ए डेबिट यूज़ करें। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है। तो यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन ये आएंगे कि वो आपको कोई एक एग्जांपल देगा। ठीक है जी, उस एग्जांपल में आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, या तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है या नहीं है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट तैयार होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो वो करंट अकाउंट का पार्ट है या कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। और लास्ट आपको ये जो है बताना पड़ेगा कि वो अगर पार्ट है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का, तो वो डेबिट नेचर का है या क्रेडिट नेचर का है, मतलब वो क्रेडिट आइटम है या डेबिट आइटम है, या वो क्रेडिट एंट्री है या वो डेबिट एंट्री है। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, इनफ्लो आया है गोल्ड का या फॉरेन करेंसी का, तो वो क्रेडिट आइटम माना जाएगा। और अगर हमने क्या किया है, पे किया है फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, डेबिट आइटम मान के चलेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो जो भी आप बीओपी बनाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाएंगे, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ पार्ट्स होंगे उस बुक को, जो आप बुक बनाने वाले हो, जिसमें आप डाटा रिकॉर्ड करने वाले हो। तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन के नेचर के हिसाब से आपने उस बुक को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो पहले जो कैटेगरी है उसमें उन आइटम्स को लेते हैं जो करंट अकाउंट के नेचर को शो करते हैं, या कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को लिया जाता है जिनकी एक खास करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसको उनको रखा जाता है करंट अकाउंट में। इसी तरीके से जो दूसरे पार्ट में जो सेकंड नेचर के जो आइटम है उनको रखा जाता है कैपिटल अकाउंट में। और तीसरा जो अकाउंट बनता है वो क्या बनता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो आप ये कहें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम बनाते हैं तो वो असल में जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स का एक कॉम्बो पैक है। और बीओपी के अंदर 3 जो है सेपरेट अकाउंट्स जो है तैयार होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। जब भी आपसे कंपोनेंट की बात करें या नेम द कंपोनेंट ऑफ बीओपी की बात करें, तो आपको बताना है दे आर 3 कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कई बार क्या होता है कि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की जो एंट्रीज हैं, यहाँ पे जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट मान लिया जाता है। तो असल में फिर जो है जब ऑफिशियल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं, तो सिर्फ 2 ही आपके पास अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज करंट अकाउंट, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ बीओपी, या व्हाट इज कैपिटल अकाउंट इज द पार्ट ऑफ बीओपी। कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 2 ही होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो 2 ही होते हैं, तो तभी होते हैं जब हमने ऑफिशियल रिजर्व को क्या मान लिया है, कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट मान लिया है। अगर हम ऑफिशियल रिजर्व को सेपरेट लिखेंगे तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब हम जो है चेक करते हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में ही। लेकिन अब की बार जो कंपोनेंट्स किसके हैं, क्योंकि हम बैलेंस पेमेंट को डिटेल से स्टडी करते जा रहे हैं, तो जो हमने सबसे पहला जो उठाया है करंट अकाउंट, तो आज हम करंट अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक न्यूमेरिकल जो है हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से करंट अकाउंट को एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर उन सभी ट्रांजेक्शन को लिया जाता है जो आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए हैं, जो आपकी असेट्स और लायबिलिटी, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। ना आपकी एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट आता है, ना आपकी लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट आता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपकी एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना डालें, और वो ट्रांजैक्शन आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए हैं, और उससे आपकी जो है देश में फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो या इनफ्लो जनरेट हो गया, तो ऐसे आइटम्स को हम किस में लिखेंगे, करंट अकाउंट जो हमने बनाया हुआ है पार्ट बीओपी का, उसमें हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एक एग्जांपल समझें, जैसे मान लेते हैं एक कार की हम बात करते हैं, और आपने एक कार क्या की है, यूएसए से परचेज़ की है। उसमें ना तो आपकी कोई असेट्स इंक्रीज हुई है कि वो कार को आप एज ए असेट्स यूज़ करें। यहाँ पे असेट्स का मतलब है फॉरेन कंट्रीज़ में असेट्स के। अब आपने फॉरेन कंट्री में कुछ ऐसा परचेज़ कर लिया है,
अब आप वहाँ से क्या करेंगे, रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे। तो यूएसए से अगर आपने कार परचेज कर ली है तो वो आप अपने देश में ले आए हो, आप यहाँ पे इंडिया में उसको यूज़ करोगे। अब यूएसए से आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं आने वाली कि भाई आपने गाड़ी खरीदी थी तो वो आपके लिए कुछ और है, आपको हर महीने हर साल कुछ ना कुछ ऐसा पैसा भेजेंगे, आपके एहसान के नीचे दब जाएंगे जी आपने हमारी गाड़ी खरीदी, चलो जी पैसा देते हैं इनको। तो इस तरह का जो है कुछ नहीं हुआ, गाड़ी थी आपने उसको पे किया और आप क्या करें अपने देश में लेके आ गए। तो ना तो इससे कोई असेट्स जनरेट हुई है, ना ही जो है लाइबिलिटी जनरेट हुई है। क्यों? क्योंकि आपने जो गाड़ी खरीदी तो अब यूएसए के एहसान के नीचे आप नहीं दबे कि भाई उन्होंने मेरे को गाड़ी दी है, चलो हर महीने हर साल उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो ऐसा जो है कोई जो है ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो जो गाड़ी आपने परचेज की है वो एक किस्म से वो उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन आया है वो करंट अकाउंट का क्या हो गया है, पार्ट हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लैंड की, अगर आपने यूएसए में क्या कर लिया है, एक लैंड परचेज कर लिया है, तो सीधी सी बात है लैंड यूएसए में है तो आप उस लैंड को क्या करोगे, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। और जितने साल तक उस लैंड को परचेज यूज़ करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उतने ही साल तक आपके लिए एक किस्म से इनकम का फ्लो जो है वो जनरेट होता रहेगा, यूएसए आपको कुछ ना कुछ पे करता रहेगा। तो यहाँ पे आपने जैसे ही लैंड परचेज किया वहाँ पे ये आपकी असेट्स बन गई। तो मतलब लैंड से रिगार्डिंग जो आपने ट्रांजेक्शन किया, डॉलर दिए या कुछ किया, या यूएसए ने आपके देश में जो है कोई लैंड परचेज किया, तो आपके देश में से हर बार क्या होगा, उनके लिए जो है कुछ ना कुछ इनकम का फ्लो जनरेट होगा। तो ये जो लैंड का परचेज है ये क्या करता है, असेट्स को क्रिएट करता है। या फिर आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या कर लिया है, पैसा बोरो कर लिया है। तो बोरो अगर आप करेंगे तो आपकी एक किस्म से लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आज आपने पैसा लिया, इनफ्लो आ गया, देश में डॉलर आए, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स आते हैं, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है, इसको 3 डिफरेंट जो है सेगमेंट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जो पहला सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स जो मैं लिखता हूँ इसको आप एक्सपोर्ट ले लें, और नीचे जो जी मैंने लिखा है तो गुड्स ओनली की बात की है। एम से जो है इंपोर्ट्स आप ले लें, और नीचे मैं जी मेंशन करता हूँ तो गुड्स की बात की है। तो यहाँ पे हम गुड्स के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को जो हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। एक्सपोर्ट जो है प्लस साइन के साथ यूज़ होते हैं, और इंपोर्ट जो है किसके साथ होते हैं, माइनस साइन के साथ यूज़ होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख दें कि जैसे मान लेते हैं यूएसए से हमने क्या किया है, 10,000 रुपये या 10,000 डॉलर का जो है, क्योंकि फ़ॉरेन एक्सचेंज में हम बात करते हैं, सामान जो है सेल किया, एक्सपोर्ट किया, और 5,000 डॉलर जो है उनका हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, तो इसको हमने माइनस से नोट किया। तो अगर आप इन दोनों को अब क्या करते हैं, ये प्लस एंट्री है, ये माइनस है, आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, डॉलर 5,000 जो है वो आएगा। ये जो 5,000 है क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो प्लस में आया, इसका मतलब क्रेडिट साइड है, इनफ्लो को दिखाएगा। तो मतलब देश में जो है क्या हुआ है, 5,000 डॉलर का इनफ्लो आया है, मतलब हमने विदेशों से इतना रुपया, इतना पैसा जो है, इतने डॉलर जो हैं वो क्या किए हैं, अर्न किए हैं, कमाए हैं, ये हमें फ़ायदा मिलेगा। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स ओनली की, तो इसको हम 2 नाम और देते हैं, हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल्स। ठीक है जी, चाहे हम इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कह दें या चाहे बैलेंस ऑफ विजिबल कह दें, क्योंकि हमने इस पार्ट के अंदर करंट अकाउंट के सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लिया है जो विजिबल हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए दिखाई दे। आपने जैसे गाड़ी परचेज़ की यूएसए से, तो गाड़ी जो है यूएसए से इंडिया में आएगी। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें क्या करने हैं, इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। दूसरा जो आता है वो आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, तो एक्सपोर्ट इनफ्लो जनरेट करते हैं तो उसको हम प्लस से दिखाते हैं, और इंपोर्ट जो हम एक किस्म से आउटफ्लो जनरेट करते हैं तो उसको हम किससे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। ठीक है जी। अभी सर्विसेज 2 टाइप की हो सकती हैं, एक फैक्टर सर्विसेज हो सकती हैं, और दूसरी कौन सी हो सकती हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है जी। तो सर्विसेज 2 टाइप की हैं, फैक्टर सर्विसेज और
नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो आपने एक्सपोर्ट किया होगा, चाहे फैक्टर सर्विसेज का क्या हो सकता है या नॉन फैक्टर सर्विस का क्या हो सकता है। सेम जो है इंपोर्ट में भी जो है जो आपने सर्विस लिखी है वो फैक्टर हो सकती है, नॉन फैक्टर हो सकती हैं, उनका आपने एक्सपोर्ट क्या हो सकता है, इंपोर्ट क्या हो सकता है। ठीक है जी। तो ये जो है इस अगर आप इनका जो है डिफरेंस जो है निकालते हैं और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, करंट ट्रांसफ़र, तो ये सभी मिलके मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को अगर आप ऐड करते हैं, ये माइनस में शो करेगा, ये प्लस में शो करेगा, और प्लस इसमें क्या करते हैं, जो करंट ट्रांसफ़र का जो नेट जो बैलेंस बचता है उसको ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। मतलब ये वो बैलेंस हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हुए आप देख नहीं सकते, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जिसमें सर्विसेज का बैलेंस आएगा प्लस जो है क्या आएगा, करंट ट्रांसफर्स आएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये सर्विसेज हैं, फैक्टर सर्विसेज क्या हैं, तो जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड है, लेबर है एंड कैपिटल है या एंटरप्रेन्योरल स्किल है। ठीक है जी। ये अगर आपने स्किल इनकी आपने सर्विस अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेची हैं या उनसे खरीदी हैं, बेची हैं तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, और परचेज की हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। बदले में आपको क्या मिलेगा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये जो है ये फैक्टर सर्विसेज को जो है रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपने फैक्टर सर्विसेज का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है या इम्पोर्ट किया है। जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं वो आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी फॉरेन कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है जी, या फिर जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हो तो आपने किसी जो है फॉरेन कंट्री का जो है शिप है या उसको आपने क्या किया, बुक किया, उसकी सर्विसेज आपने हायर कर ली। या फिर जो है आप विदेशों में घूमने के लिए गए थे तो आपने जो है इंग्लैंड की जो एयरलाइंस हैं उनसे आपने क्या किया, जो है अपनी ट्रैवलिंग को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इसका मतलब यू आर परचेजिंग सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपके इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज को दिखाएगा। और क्योंकि आपने चाहे जो ट्रैवलिंग के लिए लिया हो या शिपिंग की बात की हो या इंश्योरेंस की बात की हो, तो ये जो सर्विसेज हैं ये रिवेन्यू नेचर की होती हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। अगर ऐसी सर्विसेज आपने दूसरे देशों को बेची हैं, विदेशियों ने आपके जो है शिप्स को या जो है एयरलाइंस को या जो है आपकी देश की जो कंपनियां उनसे क्या कर लिया है, इंश्योरेंस करवा लिया है, बैंकिंग की आपने कोई फैसिलिटी दी है, ठीक है जी, तो उसको हम किस में लेके चलेंगे, एक्सपोर्ट में लेके चलेंगे सर्विसेज का। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करके हम लिंक जो डेराइव करते हैं वो डेराइव करते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ सर्विसेज क्या है, जिसमें फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। जब मैं बात करता हूँ करंट ट्रांसफ़र्स की, करंट ट्रांसफ़र्स क्या हैं, तो ये एक किस्म से यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं, एक किस्म से गिफ्ट और डोनेशन के रूप में लेके चलते हैं। जैसे सुनामी विक्टिम्स को आपने पैसा जो है डोनेट कर दिया कि उनके वेलफेयर के लिए या उनको जो है रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके, वहाँ पे आपने कुछ पैसा दे दिया, ये आपके आउटफ्लो को दिखाएगा, तो ये करंट ट्रांसफ़र है। या आपने किसी व्यक्ति को जो है, जैसे मान लेते हैं आप इंडिविजुअल हो, किसी कंट्री के अंदर रहते हो और आपने जो है किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है क्या कर दिया, पैसा डोनेट कर दिया। सेम जो है विदेशियों ने आपके देश में क्या हो सकता है कि पैसा जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया, आपको जो है ग्रांट्स मिल गई किसी गवर्नमेंट की वजह से, फॉरेन गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है जी। तो इस तरह की जो एंट्रीज़ हैं वो आपकी कहलाती हैं करंट ट्रांसफ़र्स। और अगर पैसा देश में आया होगा तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और अगर पैसा देश से गया होगा तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो करंट अकाउंट में हम क्या क्या मेंशन करने वाले हैं। तो या तो जो गुड्स हमने क्या की हैं, एक्सपोर्ट की हैं या इंपोर्ट किए हैं, उसको हम लेके चलते हैं, या फिर हम सर्विसेज जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं या इंपोर्ट किए हैं हम उसको लेके चलते हैं, या फिर जो है गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस की हम बात करते हैं, हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो क्या क्या होगा, जो सबसे पहला होगा वो होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे, ये प्लस साइन के अंदर और ये किसके अंदर, माइनस साइन के अंदर। दूसरी जो एंट्री है वो क्या होगी, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और जो प्लस में आएंगे, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो प्लस साइन आपको यूज़ नहीं भी करेंगे तो एक किस्म से ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लिया जाता है वो प्लस एंट्री है, ठीक है जी। जब सर्विसेज की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ जो है फैक्टर सर्विसेज की बात कर सकते हैं,
प्लस क्या करेंगे, जो नॉन फैक्टर सर्विसेज है उसको हम लेके चल सकते हैं। सेम हाँ अगर हम इंपोर्ट में बात करेंगे तो इंपोर्ट्स में जो है फैक्टर सर्विसेज की बात करेंगे, प्लस जो है नॉन फैक्टर सर्विसेज की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। फैक्टर सर्विसेज जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है कंपनसेशन एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे जो है फ्लो जनरेट होते हैं। और नॉन फैक्टर जो सर्विसेज हैं वो रिवेन्यू नेचर की हैं, और रिवेन्यू नेचर की अगर हम बात करें तो वो बैंकिंग की है, शिपिंग की है, इंश्योरेंस है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ आपने जो है दूसरे देशों से बेची, एक्सपोर्ट की हैं या उनसे परचेज की है। जो एक्सपोर्ट साइड्स हैं वो सारी क्रेडिट एंट्री हैं, जो इंपोर्ट साइड्स हैं वो सारी की सारी डेबिट एंट्री हैं। और लास्ट जो है वो क्या आ जाएगा आपका करंट ट्रांसफ़र्स, जिसको हम ग्रांट डोनेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो करंट ट्रांसफ़र क्या प्लस में होंगी, वो तब होंगी जब इनफ्लो होगा, और माइनस में होंगी कब, जब आउटफ्लो होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है क्या होगा, जो आपके करंट अकाउंट्स के जो आइटम्स हैं उनको जो है लिस्ट आउट किया जाए। तो जब भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं गुड्स की, और उसके बीच में क्या डिफरेंस है उसको डेराइव करते हैं, तो उसको बोला जाता है विजिबल ट्रेड। जैसे मान लेते हैं आपने $10 का एक्सपोर्ट किया और $5 का क्या क्या इंपोर्ट किया, तो जो 5 है प्लस ये आपका क्रेडिट को दिखाएगा, इनफ्लो को दिखाएगा, और दैट इज़ योर बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल। ठीक है जी। तो बात करते हैं इनविजिबल ट्रेड की। तो इनविजिबल ट्रेड आपकी दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की हम बात करेंगे, और दूसरा इसके अंदर हम लेके चलते हैं करंट ट्रांसफ़र। दो चीज़ों के साथ जब भी इनविजिबल ट्रेड की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ इनविजिबल की बात करेंगे, तो हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफ़र्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सर्विसेज हैं उनके फ़्लो को हम देख नहीं सकते, ये दिखाई नहीं देते, और इन सर्विसेज में दोनों आएंगी, फैक्टर सर्विसेज भी आएंगी और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने एग्जांपल दिए हैं फैक्टर सर्विसेज क्या हैं। तो फैक्टर सर्विसेज वो हैं जो आपका जो है एक किस्म से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं तो या तो आपकी इन्वेस्टमेंट से इनकम हो जाती है, या फिर वो क्या हो जाती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो जाती है। जब इन्वेस्टमेंट से इनकम बोलते हैं तो उसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन फैक्टर सर्विसेज की हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या कर लेके चलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह लेके चलते हैं, बैंकिंग की सर्विस लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो है करंट ट्रांसफ़र्स के बारे में डिस्कस किया है। तो करंट ट्रांसफ़र क्या है, करंट ट्रांसफ़र्स जो हैं ये एक किस्म से फ्री है, आपका यूनिलेटरल पेमेंट है। आपने कोई सर्विस ना सेल की ना परचेज़ की, फिर भी आपने जो है क्या किया है, पैसा दे दिया है या ले लिया है। ये यूनिलेटरल है, एक किस्म से एक तरफा भुगतान है। गिफ्ट की बात करें, ग्रांट की बात करें, रेमिटेंस की बात करें, भाई हमारे जो NRI विदेशों में रहते हैं वो पैसा भेजते हैं देश के अंदर, या हमारे देश में जो है विदेशी रहते हैं वो अपने घरों में पैसा भेजते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफ़र्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो टॉपिक जो है ये तैयार हो जाता है, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला जो है BOP की डेफिनेशन स्टडी मैटर से तैयार की जा सकती है। रिकॉर्ड एज सिस्टमेटिक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर द क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज। तो जो एंट्रीज क्या करेंगे, इनफ्लो जनरेट करेंगे वो क्रेडिट है, और जो आउटफ्लो जनरेट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड का तो वो क्या हो जाएंगी, डेबिट एंट्री हो जाएंगी। करंट अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट ऐसे जिसमें ऐसी ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है जी। आल्सो नेम द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो क्या क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT, जिसको हम बैलेंस ऑफ विजिबल बोलते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या लेके चलेंगे हम, बैलेंस ऑफ सर्विसेज लेके चलेंगे जो फैक्टर नॉन फैक्टर को दिखाएगा, प्लस क्या लेके चलेंगे, करंट ट्रांसफ़र लेके चलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय विजिबल ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ इनविजिबल्स। तो जब हम बात करते हैं विजिबल की तो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली, तो विजिबल में आता है। और हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो वो किस में आ जाता है, ट्रेड ऑफ इनविजिबल्स आ जाता है।
ठीक है जी। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। इन क्वेश्चंस के कुछ आपको हिंट दिए हैं, जो या तो आप सब्जेक्ट मैटर से ही कर सकते हो कवर, या फिर आप क्या कर सकते हो, बुक्स जो है उसको यूज़ करके जो है वहाँ से जो है रीड करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करंट अकाउंट का जो है एस्टिमेशन की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से 3 या 4 वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।